चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो क्या है बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, जिसकी हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। थर्ड यूनिट का हमारा एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। पहले मैं सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हमने अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया है वो किया है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का परिचय, बाल्यावस्था का अर्थ, परिभाषाएं और बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर करेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा कि मैं पहले आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं बाल्यावस्था के बारे में कि शैशवावस्था खत्म होने पर बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। यो क्या है, शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष मानी गई है। इसके अंदर बालक अपना जो औपचारिक शिक्षा है, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा है, इस अवस्था के अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे बहुत से विद्वानों ने क्या है इसे प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय के रूप में भी नाम को लेकर पुकारते हैं। तो जैसे कई विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसे सुपुर्ति की अवस्था माना है। जैसे रॉस जो विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या है इसे मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। जैसे पॉल और ब्रूस हुए हैं, उन्होंने इसे अनोखे काल से पुकारा है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हुआ बाल्यावस्था कि बाल्यावस्था है क्या चीज। आज हम करेंगे जो है कि बाल्यावस्था में शिक्षा की एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। तो मैं आपको पहले हर टॉपिक के अंदर मैंने बताया कि आप जब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हो, जो आप प्रश्न स्टार्ट करते हो, आपने पहले क्या है इंट्रोडक्शन के रूप में उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। तो मैं बताती हूँ आपको स्टूडेंट कि बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल माना गया है या अवस्था मानी गई है कि क्योंकि इस अवस्था में प्राय बालक अपनी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं। अगर बालकों को मद्देनजर रखते हुए जो उनके विचार, दृष्टि, मूल्य तो अत्यधिक स्थायित्व की ओर बढ़ते हैं। तो यह आवश्यक है कि इस अवस्था में बालकों को मुख्य रखते हुए उनको उन्हीं के हिसाब से क्या है शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए है, न कि बच्चे शिक्षा के लिए है। तो स्टूडेंट हमारी जो शिक्षा का पहला कर्तव्य है वो क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो स्टूडेंट्स आज हम इसे पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे जो बाल्यावस्था में शिक्षा है कि पहला जो इसके अंदर पॉइंट है शारीरिक विकास पर बल। फर्स्ट पॉइंट मैं क्लियर कर रही हूं आपको, शारीरिक विकास पर बल। अब बात आती है कि शारीरिक विकास पर बल कैसे कि स्टूडेंट्स बच्चों को ये शिक्षा है, जो हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास पर बल कैसे कि जैसे हर स्कूल के अंदर, हर विद्यालय महाविद्यालय के अंदर हम देखते हैं कि शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इससे क्या है बच्चे का ना तो पूर्ण शारीरिक विकास होता है और ना ही पूर्ण मानसिक विकास होता है। अब हर विद्यालय के अंदर, हर स्कूल के अंदर हमें हर टीचर को अपने हिसाब से या हर पेरेंट्स को यह जरूर बताना चाहिए कि हमें बच्चों का क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो जो स्कूल की समय सारणी है, टाइम टेबल है, उसमें क्या है बच्चे का स्पोर्ट्स पीरियड, स्पोर्ट्स लेक्चर जरूर होना चाहिए, ताकि जो बच्चे का टाइम के हिसाब से व्यायाम, खेलकूद या जो योगा टीचर रखे जाते हैं स्कूलों के अंदर, उन्हें 1 लेक्चर तो बच्चों को शारीरिक अभ्यास करवाने के लिए जरूर देना चाहिए, ताकि बच्चे का इसके शारीरिक विकास
से क्या है विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो सके। तो इस प्रकार जो बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ज़्यादा उनका ऊपर शिक्षा का स्टडी का बर्डन न होकर बच्चे को घंटे 2 घंटे के लिए तो बिल्कुल ओपनली छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा अपने समूह मंडली के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ अच्छे से खेल सके। और इससे क्या है शारीरिक विकास, जो बालकों के सभी शारीरिक के भिन्न जो पक्ष हैं वो डेवलप होते हैं। साथ में क्या है बच्चों की जो मानसिकता है, बौद्धिकता है, उसका भी विकास होता है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि शारीरिक विकास पर बल। अगला है भाषा विकास पर बल। सेकंड पॉइंट है भाषा विकास पर बल। अब भाषा विकास पर बल कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे बाल्यावस्था के अंदर जो 6 से 12 वर्ष की आयु मानी गई है, वर्ष माना गया है, तो इसके अंदर जो बच्चों का शरीर के विकास के साथ साथ जो भाषा का विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो भी क्या है जल्दी विकसित होती है। बच्चा अपनी मातृभाषा के साथ साथ मातृभाषा के दोबारा लगा लो, चाहे आप विभिन्न पक्षों का, विभिन्न जो शब्दों का बोलकर क्या है वो जो दूसरी भाषाएं हैं, उसकी मातृभाषा चाहे हिंदी है, पंजाबी, अंग्रेजी है, लेकिन उस बच्चे ने जो दूसरी भाषाएं सीखनी है वो क्या है इस एज के अंदर बच्चे के अंदर जल्दी भाषाएं सीखने का वो जो क्या है विकास जल्दी होता है। तो हर टीचर को क्या है टाइम के हिसाब से भाषण देकर, कविताएं पढ़कर सुनाए, वो चाहे कोई भी टीचर के आगे समाचार पत्र पढ़ के सुनाए, कहानियां सुनाने, कविता पाठ करने, वाद विवाद करने, तो प्रतियोगिताओं में आदि में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा इससे क्या है बच्चे के अंदर भाषा का विकास अच्छे से होता है। बच्चा के अंदर जो हेजिटेशन है, जो झिझक है, वो दूर होती है और बच्चा किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते लैंग्वेज में, स्पीकिंग में इतना परफेक्ट हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है? अगर टीचर उन्हें टाइम टू टाइम स्पीच देने, वाद विवाद करने, कविता पढ़कर सुनाने, कहानियां सुनाने के लिए अगर टाइम टू टाइम क्या है उन्हें समय देता है, मौका देता है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? टीचर के ऊपर डिपेंड है कि उसने अपने स्टूडेंट्स को, अपने बालकों को, या एक माता पिता को अपने बालकों को किस प्रकार बोलने के क्षेत्र में आगे लाना है। इससे क्या है बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो लैंग्वेज की बहुत जल्दी होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि भाषा विकास पर बल। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण। अब बात आती है स्टूडेंट, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका क्या अनुकरण है? वो बोलते हैं एक बाल्यावस्था जो स्टेज है 6 से 12 वर्ष तक, उनका मानना है कि जो शैक्षिक गतिविधियों की व्यवस्था करने के दौरान विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण करना बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से बालकों के साथ प्रेम, सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। अगर इस एज के अंदर आके बच्चे में कोई बच्चे से गलती भी हो जाती है, क्योंकि हर बच्चा क्या है जानबूझकर गलती नहीं करता, कहीं भी किसी भी, चाहे वो स्टडी से रिगार्डिंग है, चाहे वो घर का कोई भी काम है, उससे गलती हो जाती है। तो बच्चे को क्या है पनिशमेंट देने की बजाय, उसे कठोर निरंतर में रखने की बजाय क्या है उसे प्यार और सहानुभूति से समझाना चाहिए। उसी प्रकार अगर स्टडी से रिगार्डिंग बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, चाहे टीचर के सामने, चाहे वो पेरेंट्स के सामने है, तो प्रेम और सहानुभूति के साथ ही उनके साथ पेश आना चाहिए। तो कठोर निरंतर में, कठोर अनुशासन में न रहकर प्रेम या सहानुभूति पर आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये क्या है शिक्षक का
एक अध्यापक का, एक टीचर का कर्तव्य बनता है। तो ये हमने पॉइंट क्लियर किया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण। अगला पॉइंट है खेलों की व्यवस्था। खेलों की व्यवस्था। अब स्टूडेंट बात आती है कि खेलों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ गेम्स, कि स्टडी के साथ साथ खेलों की व्यवस्था किस तरह होनी चाहिए। तो हर विद्यालय के अंदर मैनेजमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ खेलों की व्यवस्था भी उचित मात्रा में होनी चाहिए। कि प्रोफिल और जो प्रोफिल विद्वान हुई और मांटेसरी हुई हैं, उनका मानना है कि शिक्षा में खेलों के महत्व को स्वीकारते हुए शिक्षा क्या है, बालक का अभिन्न अंग है। खेल द्वारा कठिन व जटिल सामग्री को भी सरलता, सहजता व शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। मान लो कि जैसे बच्चा कोई भी क्या है, किसी चीज को सीखने में अपने आप को, उस चीज को सीखने में क्या है, कठिनाई अनुभव करता है। अगर उसी चीज को खेल खेल के द्वारा, प्रैक्टिकली द्वारा अच्छे से बच्चों को समझाया जाए तो वो क्या है, जैसे वो चीजें दोबारा दोबारा रिपीट होंगी तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ये किसने कहा है, प्रोफेसर और मांटेसरी ने कहा है कि खेल द्वारा बालक जटिल व कठिन सामग्री को सरलता व सहजता से सीखता है। कि अत्या बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ खेलों द्वारा अधिक से अधिक नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चे क्या है, एक तो खेल के द्वारा बच्चे एक्टिव बनते हैं, मानसिक बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और जो मित्र मंडली के साथ क्या है वो अच्छे संबंध बना पाते हैं। तो अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को क्या है, जो ज्ञान है खेलों के द्वारा दिया जाना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है कि बाल केंद्रित विषय सामग्री। बाल केंद्रित विषय सामग्री। अब बात आती है बाल केंद्रित विषय सामग्री। जो हमारा आज का मेन मोटिव है कि जो शिक्षा है वो बालकों के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। तो जो बच्चों की विषय सामग्री है वो भी बालकों की रुचि के हिसाब से होनी चाहिए, न कि अध्यापक के हिसाब से होनी चाहिए। और विषय सामग्री के अंदर लचीलापन होना चाहिए, ना कि फिक्सअप होनी चाहिए। कि बच्चों की रुचि के हिसाब से कोई भी चीज टाइम आने पर जल्दी क्या है, बदली जा सके। तो जो भी विषय सामग्री एक टीचर पेश कर रहा है या कोई विषय सामग्री क्या है पूरे साल के लिए लगवानी है, तो वो क्या है बच्चों की रुचि के हिसाब से होनी चाहिए, न कि एक अध्यापक को अपने हिसाब से बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अब अगला पॉइंट आता है मानसिक विकास पर वर्ग। जो 6th पॉइंट है हमारा, मानसिक विकास पर बल। अब बात आती है कि मानसिक विकास पर बल कैसे। मानसिक विकास पर बल कैसे, बाल्यावस्था में छात्रों के मानसिक विकास हेतु उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कि घर व विद्यालय में ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि जो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, पहले मैं घर की बात लेकर चलती हूँ। अगर घर का जो वातावरण है अच्छा है, पेरेंट्स टाइम टू टाइम अपने जो बच्चों के रूबरू हो रहे हैं, उनकी हर प्रॉब्लम क्या है बच्चे माता पिता के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा। अगर घर का वातावरण क्या है बहुत स्ट्रिक्टनेस अपनाई जा रही है, बहुत कठोर निरंतर है, तो बच्चे क्या है मानसिक विकास होने के साथ साथ क्या है वो घुटन में तनाव युक्त हो जाते हैं। अब बात आती है विद्यालय। विद्यालय का वातावरण भी वो क्या है, चाहे कक्षा का वातावरण है चाहे विद्यालय का वातावरण है, ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों का जो मानसिक विकास है, बौद्धिक क्षमता है वो
क्या है अच्छे से विकसित हो सके। अब बात आती है कि वातावरण कैसा होना चाहिए। बालक का मानसिक विकास क्या है उतना ही तेजी से होता है जिनका उनके उचित मानसिक विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। कि जो जहाँ कक्षा लगाई गई है, जहाँ चारों तरफ का वातावरण है विद्यालय का, वो अच्छा खुले इन्वायरमेंट में होना चाहिए, ताकि स्ट्रिक्टनेस ना अपनाकर कठोर निरंतर में न रखकर बच्चे को एक खुले वातावरण में रखा जाए, ताकि वो क्या है अपने मित्र मंडली के साथ हर टाइम टू टाइम कोई प्रॉब्लम आए शेयर कर सके, अपने अध्यापक के साथ शेयर कर सके। तो इस प्रकार क्या है बच्चे का जो मानसिक विकास है उचित होता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक गुणों का विकास। 7वां पॉइंट है हमारा सामाजिक गुणों का विकास। अब सामाजिक गुणों का विकास कैसे है देखिए। स्टूडेंट कि सामाजिक गुणों का विकास प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिधंधात्मक समाजीकरण का काल कहा है। जो ये अवस्था होती है वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है, लेकिन इस अवस्था में बालकों को शिक्षा व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए कि उनमें सामाजिक गुणों का अधिक से अधिक विकास हो सके। अब सामाजिक गुण कैसे, सामाजिक गुण कैसे, जैसे सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग आदि जो समाज के अंदर है, अपनी मित्र मंडली के अंदर है, वो चीजें क्या है विकसित होनी चाहिए उनके अंदर। वैसे तो इस एज के अंदर बच्चे इतना क्या है मैच्योर हो चुके होते हैं कि उन्हें समूह के साथ या अपने घर में या घर के बाहर समाज के दायरे के अंदर कैसे सहयोग, कैसे सहानुभूति, कैसे सद्भावना दूसरों के साथ जतानी है। मान लो कि अगर बच्चा किशोरावस्था के अंदर भी है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चा इतना परिपक्व हो जाता है कि मैंने सुख दुख के अंदर जो अपने मित्र हैं, जो अपने माता पिता हैं या कोई और पर्सन खड़ा है वहाँ पे, तो उनके साथ सहानुभूति से मैंने कैसे पेश आना है। बाई चांस बात आए कि समाज में सहयोग की, तो समाज में सहयोग की बात स्टूडेंट कैसे कि बच्चा समाज के हिसाब से, समाज को मुख्य नजर रखते हुए उसके हिसाब से ही काम करे, तो क्या है समाज उसे अच्छा चरित्रवान बालक मानता है। अगर बच्चा समाज के ओपोजिट, समाज के विपरीत कोई काम करता है तो वही समाज उसे क्या है चरित्रहीन मानता है। लेकिन ये गुण कहाँ से विकसित होंगे, पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के समझाने के द्वारा ही होंगे, जहाँ उनके टीचर उसे उन्हें कैसे गाइडलाइन दे रहे हैं। अगर टाइम टू टाइम माता पिता जहाँ उनके टीचर उन्हें अच्छा गाइडलाइन कर रहे हैं तो नेचुरली है स्टूडेंट कि बच्चों के अंदर जो सामाजिक गुण है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि सहानुभूति, सद्भावना, प्रेम, सहनशीलता आदि गुण समाज के दायरे के अंदर ही विकसित होते हैं। अगला पॉइंट है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा। अब नैतिक शिक्षा कैसे, नैतिक शिक्षा के अंदर आता क्या है, नैतिक शिक्षा है क्या चीज, जो मोरल एजुकेशन है वो है क्या चीज। स्टूडेंट जो नैतिक शिक्षा है उसके अंदर क्या आता है, ईमानदारी आती है, प्रेम आता है, बड़ों की रिस्पेक्ट हम कैसे करते हैं, बड़ों को कैसा आदर देना चाहिए, ये चीजें किसके अंदर आती है, नैतिक शिक्षा के अंदर ही आती हैं। तो नैतिक शिक्षा के अभाव में भी व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर सकता, समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। इसलिए बाल्यावस्था के दौरान बालकों के लिए नैतिक शिक्षा की भी क्या है व्यवस्था करनी चाहिए। बाल्यावस्था के दौरान छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होने लगा है। बालकों में अनुशासन, ईमानदारी, बड़ों का आदर करना, नैतिक गुण विकास उन्हें उनके लिए क्या है बहुत अच्छे होते हैं। अध्यापक द्वारा समय अपने आप को उनके समक्ष रखकर जहाँ भिन्न भिन्न एग्जाम्पलों के द्वारा, जैसे उनके माता पिता का बिहेवियर कैसा है बड़ों के लिए या उनके दादा दादी के लिए, जो हमारे समाज के अंदर इतने महान व्यक्ति रह चुके हैं, उनकी जीवनियां पढ़कर सुनाई जाएंगे पुस्तकों में, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या कोई और भी जो महान हस्तियां रही हैं,
हमारे समाज के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर, हमारे साहित्य के अंदर, तो उनके बारे में टाइम टू टाइम अगर उन्हें पढ़कर सुनाया जाए, एक माता पिता पढ़कर सुनाते हैं अपने बालकों को, या एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़कर टाइम टू टाइम सिखाता है, तो क्या है, बच्चों के अंदर नैतिक विकास नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। उनके अंदर ईमानदारी, सहानुभूति, बड़ों का आदर करना कैसे करते हैं, जो छात्रों के नैतिक मूल्य हैं वो जरूर ही विकसित होते हैं। अगला पॉइंट है जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि। जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि। अब जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि कैसे? इस एज के अंदर क्या है, बालक 6 से 12 जो वर्ष की एज है बच्चों की, वो इसमें अंदर बच्चे क्या है, एज के हिसाब से परिपक्व हो जाते हैं। वो क्या है, बाहर जाते हैं, विभिन्न वस्तुओं को ऑब्जर्व करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, तो बच्चों के माइंड में क्या है, नई क्वेश्चनिंग आती है, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये वस्तु किसके लिए है, क्या इसका हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट है, तो क्या है, एक अध्यापक को, एक माता पिता को फर्ज बनता है बच्चे के हिसाब से कि हर बच्चा जिसके बारे में भी पूछ रहा है उसके प्रति क्या है, वो जानकारी दे। इससे जो बच्चों के अंदर विचार है वो और भी क्या है, अच्छे बनते हैं, तीव्र होते हैं कि आज मेरे पेरेंट्स ने, आज मेरे अध्यापक ने मुझे इस चीज के बारे में जानकारी दी है। तो बच्चों के जो सवाल पूछे गए हैं, जो क्वेश्चनिंग हुई है, उनको इग्नोर करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि और भी अच्छी बनती है अगर टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट किया जाए हर चीज के प्रति। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक कार्य के अवसर। अगला पॉइंट है मेरा रचनात्मक कार्य के अवसर। अब बात आती है कि रचनात्मक कार्य के अवसर कैसे। स्टूडेंट पहले तो पॉइंट से ही आपको क्लियर हो गया होगा। रचनात्मक जब 6 से 12 वर्ष के अंदर बालक होता है तो वो क्या है, हर चीज के प्रति इतना उत्साहित होता है कि ये चीज किससे बनी है, मैं इसको कैसे बना के देखूं। लड़के क्या है, ताश के पत्ते, गोलियां, जहां उनका खेलों के अंदर इंटरेस्ट होता है। लड़कियों का क्या है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रसोई के कार्य में इंटरेस्ट होता है। तो रचनात्मक कार्य की हम आप बात कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। बालकों को लकड़ी, कागज, क्ले, मिट्टी द्वारा तरह तरह की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए। जब बच्चों को क्या है, स्वयं मोटिवेट किया जाए एक टीचर के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा, और पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहिए कि टाइम टू टाइम वो हर चीज में पार्टिसिपेट करें। जो गतिविधियां को-करिकुलम एक्टिविटीज हो रही हैं विद्यालय के अंदर, चाहे टीचर कोई भी 1 वीक के अंदर 1 डे रखता है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिगार्डिंग, कोई भी टीचर जो आर्ट एंड क्राफ्ट का है, या कोई कई बार विषय टीचर होते हैं जो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग टीचर होते हैं, वो भी क्या है, उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। तो बच्चों को क्या है, इग्नोर करने की बजाय उन्हें टाइम के हिसाब से मोटिवेट करना चाहिए, और इससे क्या है, बच्चों की मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। अगला पॉइंट है संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। अब संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन कैसे, स्टूडेंट देखिए कि बात आती है कि बाल्यावस्था में बालकों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का संचय करने की प्रवृत्ति क्या है, विकसित हो चुकी होती है। जैसे बालक क्या है, ताश के पत्ते, माचिस का जो ऊपर वाला कार्ड होता है, गोलियां आदि इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। और लड़कियां अपनी एज के हिसाब से, जैसे कोई पुराने कपड़े होते हैं उनकी कतरन, गुड़िया, ये चीजें क्या है इकट्ठी करना स्टार्ट कर देती हैं। तो स्टूडेंट
इससे क्या है, बच्चों के अंदर संचय प्रवृत्ति का विकास होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आप क्या है अपना टॉपिक एंड करते हो तो एंड में आप अपने टॉपिक से रिगार्डिंग निष्कर्ष जरूर लिखना। निष्कर्ष हर टॉपिक के अंदर आना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका टॉपिक हुआ है उससे संबंधित क्या है, आपने उसमें लाइन लिखनी है कि टॉपिक के रिगार्डिंग क्या पूछा गया, क्या आपने उत्तर दिया, क्या उसे कैसे एक्सप्लेन किया है। क्योंकि बाल्य की औपचारिक शिक्षा जो बाल्यावस्था के अंदर ही शुरू हो जाती है, तो इसलिए बाल्यावस्था के दौरान बालकों को शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान देने बहुत जरूरी है। जो बाल्य के शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भाषा विकास पर क्या है आदि का उच्चतम विकास हेतु विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी बल देना चाहिए। विद्यालयों में बालकों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी करना चाहिए। बाल्यावस्था के दौरान बालकों को विभिन्न विशेषताओं के अनुरूप शिक्षा का प्रदान किया जाना चाहिए। जो भी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है वो क्या है, बच्चों के हिसाब से ही देनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो सर्वांगीण विकास है, वो अच्छे से हो सके। बच्चे अपना कैरियर बनाने के साथ साथ बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा संबंधी जो भी विकास है वो क्या है अच्छे से बच्चे का डेवलप हो सके। तो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, जिसके अंदर मैंने आपको करवाया आज कि बाल्यावस्था में शिक्षा। जिस बाल्यावस्था में शिक्षा पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के रूप में इसकी लाइनें बताई थी, कैसे आपने अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लिखना है। फिर बताया कि शारीरिक विकास पर बल, पॉइंटों के द्वारा हमने किया ऐसे क्लियर। दूसरा बताया कि भाषा विकास पर बल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण, खेलों की व्यवस्था, बाल केंद्रित विषय सामग्री, मानसिक विकास पर बल, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक शिक्षा, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, रचनात्मक कार्य के अवसर, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। एंड में मैंने आपको कंक्लूजन अपने टॉपिक के रिगार्डिंग निष्कर्ष क्या है आपको कुछ लाइनों के अंदर समझाकर बताया। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।